साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक से गौतम रत्ना और आज हम हैं जयपुर के अंदर। मलकियत सिंह बहल साहब जो यूके से आए हुए हैं और यहाँ पर एक प्रोग्राम था बहुजन काउंसिल ऑफ इंडिया और भीषम देव आर्य जी उसको ऑर्गेनाइज किए। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल लोगों को उन्होंने बुलाया सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर, आर्थिक मुद्दों पर, कि हम किस तरह से अपने बहुजन समाज को मजबूती दे सकते हैं या किस तरह से एक बड़ा उसमें काम कर सकते हैं। तो सर, बहुजन दस्तक चैनल पर बहल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, मैं आपके पहले भी कई बार इंटरव्यू करता रहा हूँ, तो आपसे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिलता है। तो हमेशा होती है कि भाई जब भी आप कहीं भी मिल जाएं तो आपसे एक गुफ्तगू कुछ मुद्दों पे किया जाए बहुजन से जुड़े। जय भीम नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को और जो भी आपकी ऑडियंस है सभी को जय भीम नमो बुद्धाय और जय संविधान के आह्वान करता हूँ। बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर। सर, आपकी जो जर्नी है मुझे तो थोड़ा बहुत मालूम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो लोगों तक भी जाए और लोग उससे कुछ सीख लें और समाज के लिए काम करने के लिए एक प्रेरणादायक वो बने आपकी जिंदगी। आप पंजाब से हैं, इतना ही मुझे पता है। तो सर, आपकी जो जर्नी है, ये जर्नी कहाँ से शुरू होती है कि आप यूके से आकर इतना बड़ा खर्चा करके आप समाज को यहाँ मोटिवेट करने और उनको जागरूक करने के लिए इतनी दूर से दूसरे कंट्री से आते हैं? मैं पंजाब के एक भंगी या सफाई कर्मचारी जिसको भी कहा, उस परिवार में पैदा हुआ और मिट्टी ढेले का घर होता था, हर बरसात में गिरता था और मेरा बाप हर बरसात के बाद उसको फिर नया खड़ा कर लेता था। ना बाप पड़ा हुआ था ना माँ पड़ी हुई थी। सर, पंजाब में कौन सा जिला था सर आपका? डिस्ट्रिक्ट जलंधर। जलंधर जी। डिस्ट्रिक्ट जलंधर के एक गांव से आता हूँ। तो 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खुले। उस टाइम हमें ये नहीं पता था कि वे ये किसके वरदान से या किसकी कुर्बानी से, किसकी मेहरबानी से ये दरवाजे खुले हैं, लेकिन दरवाजे खुले थे। तो उसमें हम हमारे गांव के 7 बच्चे शेड्यूल्ड कास्ट के उसमें पढ़ने के लिए गए। तो एक लॉट हमसे पहले, जिसमें जे आपके ऐसा धारापुरी है, ये मेरे से उसी स्कूल का, ऐसा धारापुरी साहब पंजाब से ही है सर? मेरे स्कूल का ही प्रोडक्ट है वो, और मेरे से 1 साल पहले था। तो हम स्कूल जाना शुरू हुआ, पढ़ाई चालू हुई। तो ऐसा महसूस होता था कि भाई अब हम कुछ चेंजेस देखेंगे। तो जहाँ का वहाँ का एक हमारा जो प्राइमरी एजुकेशन में एक ब्राह्मण टीचर था, उसका नाम था फेरूराम। तो वो जब भी उसको मौका मिलता था ना, तो वो फिंगर आउट करता रहता था मेरे पे। कभी गलती हो जाए तो चलो। फिंगर आउट मतलब सर मैं इसको ऐसे समझूं कि टॉर्चर। फिंगर आउट मीन्स जैसे इंसल्ट नहीं होती। हाँ, वही मतलब टॉर्चर कहते हैं, इंसल्ट। तो कई बार कभी कोई गलती हो जाए तो फिर वो बोल के कहता था, अपनी जाति का नाम लेगा, फिर खड़ा कहेगा, चलो चूड़िया दा मुंडा चूड़ा, यानी कि एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है सफाई कर्मचारियों के लिए। खड़ा हो जा मंच पे, तेरा बाप ना पढ़ा, बाप का बाप ना पढ़ा, लगड़दाता ना पढ़ा, तू क्या पढ़ेगा, चल जाकर अपने गांव की गलियां साफ कर, यही तेरा काम है। मेरी माँ भी यही करती थी, मैं भी उसके साथ कई बार हाथ बटाता था। लेकिन माँ के दिमाग में एक बहुत जिद थी कि भाई जो मेरे समय में तो मुझे पढ़ने का मौका मिला नहीं, स्कूल जाने का, अब मेरे बेटे के सामने
अगर स्कूल जाने का मौका है तो बेटा पढ़ जाएगा तो हमारे भी दिन बदल जाएंगे। बहुत बार वो उस क्लासरूम में जब बच्चे ये देखते थे एपिसोड के भाई इसको ये कहा, तो वो भी टॉर्चर करते थे बाहर आकर कई बार, जो जनरल कम्युनिटी, हाँ जनरल कम्युनिटी के थे, तो उनके साथ पे कई बार भिड़ंत भी हो जाती थी, कई बार हम पिट जाते थे, कई बार 2-4 मिलके उनको पीट भी देते थे। तो हम सहते नहीं थे कि कोई ऐसा इंसल्टिंग रिमार्क्स हमारे ऊपर कहे। तो ऐसे करते 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 हम प्राइमरी से फिर मिडिल में चले गए। मिडिल में पढ़ने को मैं ठीक ठाक था, तो मिडिल क्लास में जब हम गए 5वीं कक्षा में, तो प्राइमरी एजुकेशन चालू हो गई। लड़कियां और लड़के, हालांकि लड़कियों का अपना स्कूल था, लेकिन लड़कियों और लड़कों को एक ही जगह बिठाने का ना वो क्लास चालू हो गई। तो उससे थोड़ा संभल के बोलना और फिर हर एक की तरफ प्रॉपर ध्यान देना, वो उसको देखकर मुझे मॉनिटर बना दिया गया। मॉनिटर होता है जाने के जो, तो उससे क्या हुआ कि एक गर्व सा महसूस हुआ कि अब हम वैसे नहीं है। यही करते करते मुझे एजुकेशन में ठीक था। एक तो शेड्यूल्ड कास्ट का स्कॉलरशिप मिलता था और एक मैं स्पोर्ट्समैन था, उसका मुझे स्कॉलरशिप मिलता था। तो घर के हालात जो थे वो थोड़े थोड़े सुधरने लगे। ग्रेजुएट अपने मिडिल के पास बाद में हम मैट्रिक में गए 9th। मैंने स्कूल बाद में हमारा हायर सेकेंडरी हो गया, तो मैट्रिक तक ही वहाँ था। तो मैं स्कूल का अच्छा प्लेयर था, तो उसी के बलबूते पे मुझे इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल गई। हालांकि प्री इंजीनियरिंग करनी चाहिए थी मुझे, लेकिन मार्क्स भी अच्छे थे और स्पोर्ट्स के कोटे से मुझे वहाँ एडजस्ट हो गया। इतने में एक एडवर्टाइजमेंट आती है कि भारतीय जो वायुसेना है उसमें कुछ लोगों को भर्ती करने का निकलता है। तो उसमें मैंने भी एप्लीकेशन दे दी। मैंने एप्लीकेशन दी और मेरी सिलेक्शन हो गई कि भाई तू इंटरव्यू आएगा। मेडिकल हुआ, पहले 2-4 हुए, लेकिन लास्ट में जाकर मुझे मेडिकल पे बेस पे फेल कर दिया गया। जब फेल किया तो मुझे बहुत धक्का लगा। धक्का ही नहीं लगा, जैसे किसी को डिस्ट्रॉय नहीं आप कर देते। सर, इसमें कहीं आपको कोई पॉइंट आपके फेल होने के पीछे कहीं कास्ट सिस्टम नजर आता था, या आपके जो एक जो बनी थी लिस्ट या जो एक परसेंटेज का क्राइटेरिया होता है उसमें आपके मार्क्स कम थे? एक बड़ा उसमें तो ठीक था मैं मार्क्स। जो फाइनल इंटरव्यू और मेडिकल होता है ना, उसमें मुझे ऐसे लगा कि जो बच्चे वहाँ टेढ़ी मेढ़ी टांगों वाले थे वो भी थ्रू हो जाते हैं, तो मैं जो 4-4, 5-5, 6-6 घंटे ग्राउंड में गुजारता हूँ, उसको फेल कर देना, तो मुझे कहीं ना कहीं ये टच दिखाई दे रहा था। लेकिन मैं प्रूव करूं, जब कोई लड़ाई लड़ूं, वो रास्ता मेरे सामने खुला नहीं था। तो जब मैं कमरे से बाहर निकल रहा था, तो वहां जो बाहर चपड़ासी बैठा था, उसने देखा कि मुंह लटका के आ रहा है, तो इसका काम बना नहीं। तो उसने मुझे मेरे साथ बाहर निकला और मेरे कंधे पे हाथ रख के, तो फिर काम बना नहीं। मैंने कहा नहीं जी, नहीं बना। यानी कि आंसू ऐसे थे कि जैसे अभी भी छलके।
तो उसने कहा ऐसे कर, मैं तेरा काम बना सकता हूँ, तू 5,000 रुपया उस का समय इंतहा उस आई एम टॉकिंग अबाउट 1963 की 1963 की कि भाई जहाँ फिर किसी मिनिस्टर या किसी कर्नल जनरल किसी की बहुत हाई रैंक की कोई सिफारिश ले आ तो तेरा काम बन जाएगा। तो मैंने उसको कहा भी मैं कहाँ से सिफारिश लाऊं, तो मेरी सिफारिश तो गांव का सरपंच भी नहीं करेगा। पैसा मैं घर का सारा कुछ भी बेच दूं तो भी 5,000 नहीं इकट्ठा कर सकता। उस समय बहुत बड़ी रकम थी 5,000, ये नहीं हो सकता। तो घर आकर मैं बहुत डिस्टर्ब हो गया और बहुत उदास रहने लगा, खाना पीना भी। तो मेरी मम्मी डैडी ने सलाह करके हमारे एक संधी थे, उनको एक पत्र लिखा कि भाई वो उसके साथ ऐसा हादसा हुआ और वो अभी बहुत निराश भी रहता है और उदास भी रहता है। तो अगर आप उसको कोई पत्र लिखे तो शायद आप लोगों की बात मान कर को फिर अपने रिदम में आ जाए। दोबारा से तो उन्होंने मुझे चिट्ठी लिखी मेरे माँ बाप को कि उनको पता था कि जो फुटबॉल का प्लेयर है बहुत बढ़िया प्लेयर है, वो भी मेरी इज्जत करते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम ऐसे करो, इसको हमारे पास भेज दो लंदन, इंग्लैंड, इसका वातावरण भी बदल जाएगा और जहां आकर ये पढ़ भी सकेगा, आगे भी बढ़ सकेगा और इसको 4 पैसे कमाने का मौका भी मिल जाएगा। लेकिन साथों साथ ये कह दिया कि इसकी शादी करके भेजना। तो मैं शादी करना नहीं चाहता था क्योंकि कैरियर नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है तो क्या करें। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।